अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स। हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे और साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो क्या है और ये कैसे बिल्ड हुआ। तो आए लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 2 लेक्चर 2 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को पढ़ा था कि आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के, जिनकी बेसिस पे कोई भी एटम अपना वजूद बरकरार रखता है। जैसा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपके पास न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन वेव इन नेचर भी है, पार्टिकल इन नेचर भी है। जैसे आपके पास जो लाइट है वो वेव एंड पार्टिकल बोथ इन नेचर है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे और साथ के साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, यानी जो एटम्स की जो आइडेंटिफिकेशन थी वो किस तरीके से हुई विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रा। यानी वेरी फर्स्ट टाइम आपको कैसे ये अंदाजा हुआ कि स्पेक्ट्रा से हमें किसी वेवलेंथ का पता लगता है और उस वेवलेंथ से हमें किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट की एग्जिस्टेंस का पता लग जाता है। खैर टॉपिक की तरफ आते हैं। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन देयर मास एंड चार्ज। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? देयर इज अ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव प्लेट in which some particles are moving. So this concept is known as the electric field. अगर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट में से किसी भी सब्जेक्ट को गुजारते हैं तो हम कहते हैं कि हमने क्या अप्लाई की है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। इस कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो वो कहते हैं द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल, यानी ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है इनका जो बिहेवियर है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन देयर मासेस एंड द चार्ज। यानी जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या मास है और उनका क्या चार्ज है, ये इसी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। हमने m/e रेशियो को भी पढ़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी में, स्पेक्ट्रोमेट्री में। है आगे चलते हैं। न्यूट्रॉन्स बीइंग द न्यूट्रल मूव इन द स्ट्रेट पाथ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से डाउनवर्ड या कह लें कि अपवर्ड है, तो अगर कोई स्पीशीज स्ट्रेट गुजर जाएगी तो हम क्या कहते हैं, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बन रहा है, तो इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। न्यूट्रॉन पर चूंकि कोई चार्ज नहीं होता तो ये किसी भी किस्म के चार्ज से डिफ्लेक्ट नहीं होगा। न्यूट्रॉन बीइंग द न्यूट्रल मूव इन द स्ट्रेट पाथ परपेंडिकुलर टू द जो इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी न्यूट्रॉन जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। प्रोटॉन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। यानी अगर प्रोटॉन है तो वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा नेगेटिव प्लेट की तरफ। किसकी तरफ? नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऑन इट्स डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्रोटॉन मूव कर रहा है तो वो नेगेटिव फील्ड की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन बीइंग द नेगेटिव चार्ज ऑन इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ग्रेटर एक्सटेंट सिंस दे आर द 1/1800 and the 36 times lighter than that of proton। यानी वो कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ ज्यादा झुक जाएगा, ज्यादा उसका झुकाव होगा ग्रेटर एक्सटेंट पे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास प्रोटॉन के मास से 1836 गुना क्या है, कम है। तो जाहिर सी बात है मास कम है तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगी, और मास अगर ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगी। खैर बीम ऑफ द पार्टिकल, जैसे ये मिसाल के तौर पर ये बीम, कोई भी पार्टिकल की बीम है, जो इसमें न्यूट्रल थे वो डायरेक्ट सीधे गुजर जाएंगे, जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज थे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, और जो पॉजिटिवली चार्ज थे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो एंगल है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, वो ज्यादा होगा बनिस्बत प्रोटॉन के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कम होता है 1836 गुना, 1836 टाइम्स शॉर्टर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ हमने क्या सिंपल डिस्कशन की, यानी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उन पर कैसे होगी,
कि जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएंगे, जो प्रोटॉन्स हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे ग्रेटर एक्सटेंट में, क्योंकि बीइंग अ इलेक्ट्रॉन दे हैव अ लाइटर मास देन दैट ऑफ प्रोटॉन एंड हैविंग द mass 1836 times shorter than that of proton। तो यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे देन दैट ऑफ प्रोटॉन। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस के लिए आपके पास कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो हमने परफॉर्म किया जिसकी बेस पे हमें ये अंदाजा हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। या दूसरे जो पिक्चर का जो तस्वीर का जो दूसरा रुख है उस तरीके से बात करें तो देखें, इलेक्ट्रॉन्स का हमें अंदाजा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हमें कैसे अंदाजा हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अंदाजा कैसे होता है, फ्रीक्वेंसी से होता है, और नंबर और जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे हमें एटम का पता लग जाएगा, एलिमेंट का पता लग जाएगा। तो यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं एक्चुअली द एग्जिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट के डिफरेंट एलिमेंट्स का हमें कैसे पता लगा कि ये मौजूद हैं विद द हेल्प ऑफ वेवलेंथ और विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रास। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉडल ऑफ एटम डिराइव्ड प्रिंसिपली फ्रॉम टू सोर्सेज। देखिए, मॉडल ऑफ एटम का या एलिमेंट का हमें दो तरीके से अंदाजा हुआ, दो सोर्सेज से अंदाजा हुआ। नंबर वन इज द एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड नंबर टू इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ द गैसियस एटम। तो यहाँ लेकिन जो हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे एटम को आयोनाइज करने की कोशिश करेंगे। यानी एक तो है वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, एक है इनर शेल से भी आप इलेक्ट्रॉन निकाल लें, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें जो इनर शेल्स हैं वो भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो फिर जो आपके पास फ्रिक्वेंसी आएगी वो आपके पास यही स्पेक्ट्रा बनाएगी, एटॉमिक इमिशन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इस आयोनाइजेशन एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये वैलेंस शेल की भी आयोनाइजेशन एनर्जी हो सकती है, तो सिंपली आप, लेकिन आप सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स भी इस आयोनाइजेशन एनर्जी में निकाल सकते हैं। यानी इतनी एनर्जी भी हो सकती है कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी स्पीशीज से रिमूव आउट हो जाए। तो अमूमन हम बैलेंस को डिस्कस करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के दो टाइप्स हैं, यानी यहाँ दो सोर्सेज हैं, एक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और दूसरा है आयोनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो तरह के होते हैं, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा एंड द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा? एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, इसका हमें कैसे अंदाजा हो? तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का अंदाजा लगाने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द स्पेक्ट्रम एंड द स्पेक्ट्रोस्कोपी। के स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनते थे, या सबसे पहले हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम किसने बनाया। तो स्पेक्ट्रम का हमें जब अंदाजा होगा तो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को आसानी से क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे। तो हाउ वी रिकॉग्नाइज द एब्जॉर्प्शन एंड द इमिशन फिनोमेना फॉर वेरी फर्स्ट टाइम, यानी एब्जॉर्प्शन एंड द इमिशन फिनोमेना का हमें सबसे पहले किस तरीके से अंदाजा हुआ कि ऐसे भी कोई फिनोमेनास एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, एब्जॉर्प्शन एंड द इमिशन स्पेक्ट्रा पे तो हम बाद में जाएंगे ना, पहले हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन कैसे होती है और इमिशन कैसे होती है, और सबसे पहले ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एब्जॉर्प्शन और इमिशन के फिनोमेना को देखा। तो जब हम एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन फिनोमेना को देखते हैं तो सबसे पहले नेचर में हमारे पास आ जाता है इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, इंटरेक्शन ऑफ लाइट एंड द मैटर। तो बेसिकली द इंटरेक्शन ऑफ लाइट एंड मैटर इज नॉन एज द स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जब भी इंटरेक्शन ऑफ लाइट एंड मैटर होगा तो हम उसे कहेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं लाइट के बारे में एंड मैटर के बारे में। देखते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द लाइट एंड मैटर। इंटरेक्शन बिटवीन द लाइट एंड मैटर, जब हम लाइट एंड मैटर को डिस्कस करते हैं तो यही हमारे पास क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। तो लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच ऑसिलेट्स इन द स्पेस। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेव, वी हैव टू फैक्टर्स, वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी। देखिए, अब ये टॉपिक जो है थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपने रखना है। तो
जैसे जैसे हम क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करते हैं, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर को डिस्कस करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास जो थिंग है वो है लाइट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट? लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच ऑसिलेट्स इन स्पेस। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो आपके पास ऑसिलेट करती है किसमें? स्पेस में। जब हमने लाइट को वेव मान लिया तो अब वेव की कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होती है? वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी होती है। व्हाट इज द वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या होती है? अब देखेंगे वेव कुछ इस तरीके से मूव करती है। अगर हम जो इसका डायग्राम इसकी ड्रॉ करें, जिसमें हम इसका ग्राफ लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे एम्पलीट्यूड आ गया, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस आ गया। तो अगर तो देखिए यहाँ हमें दो मैक्सिमा नजर आते हैं, या वो लोअर मैक्सिमा है या हायर मैक्सिमा। तो लोअर मैक्सिमा वो जो आपके पास ट्रफ कहलाएंगे, क्रस्ट एंड ट्रफ। तो अगर तो देखें डिस्टेंस है या क्रस्ट के दरमियान में दो कंजिक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान में हो या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के दरमियान में हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाती है। तो वेवलेंथ क्या है? ये वेव से रिलेटेड है कि क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगी। अब इसी वेवलेंथ से हमारे पास क्या रिलेट करता है? फ्रीक्वेंसी रिलेट करती है। यानी अगर हम मान लें कि जो पूरी वेव है वो दो क्रस्ट पे मुश्तमिल है या दो ट्रफ पे मुश्तमिल है, तो नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट टाइम हमारे पास कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम हमारे पास क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो जो नंबर ऑफ वेव है पर यूनिट टाइम में वो कम गुजरेंगी। कैसे? मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इतनी बड़ी वेव है तो हम कहते हैं 1 सेकंड जैसे अगर टाइम है, तो इसने अगर किसी मीडियम से गुजरना है तो जो नंबर ऑफ वेव है ये एक ही मेरा ख्याल 1 सेकंड में गुजर सकती, अगर इसने 1 सेकंड में इस पाथ से गुजरना है। लेकिन अगर हमारे पास बिल्कुल छोटी छोटी वेव है और हम कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर हो जाता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस में काफी सारी जो वेव्स हैं इस डिस्टेंस में से गुजर जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं कि जो है ये फ्रीक्वेंसी है ये स्मॉलर वेवलेंथ की ज्यादा होती है और हायर वेवलेंथ की क्या होती है? कम होती है। यानी स्मॉलर वेवलेंथ की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा हो जाएगी और जो शॉर्टर वेवलेंथ सॉरी जो हायर वेवलेंथ है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो देखें नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम पे गुजर रही है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो फ्रीक्वेंसी के कम या ज्यादा होने से हमें वेवलेंथ का अंदाजा हो सकता है, और वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। यहाँ तक तो हमें कुछ चीजों का अंदाजा हुआ कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। यानी वेवलेंथ कम होगी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम। इन बातों का हमें अंदाजा हो गया। और जो वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है वो किससे रिलेट करती है? वो आपके पास रिलेट करती है किसी भी वेव से। यानी किसी भी वेव में जो वेवलेंथ भी एग्जिस्ट करेगी फ्रीक्वेंसी भी एग्जिस्ट करेगी। सो दिस वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड द मैटर। सो इंटरेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए यही वेवलेंथ और यही फ्रीक्वेंसी हमें जरूरी है। सो इफ वी मल्टीप्लाई द बोथ वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी व्हाट वी गेट इज द स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम लाइट की वेवलेंथ को लाइट की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो चीज आएगी वो है स्पीड ऑफ लाइट। हमारे पास जो चीज आएगी वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर हम लेमडा को म्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सी आएगा, सी इज इक्वल टू म्यू लेमडा। तो अगर हम वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है? स्पीड आ जाती है। इंटरेक्शन ऑफ लाइट में हमने देखा व्हाट इज इंटरेक्शन ऑफ लाइट बिटवीन लाइट, व्हाट इज द इंटरेक्शन ऑफ लाइट। सो लाइट जो है आपके पास ये क्या कर रही है? इंटरेक्ट कर रही है किसी भी मैटर के साथ। किसी भी मैटर के साथ जब ये इंटरेक्ट करेगी तो ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाएंगी? मिसिंग हो जाएंगी। तो
कुछ ना कुछ वेवलेंथ के मिस हो जाने से हमें क्या होगा, अंदाजा होगा किसका, किसी भी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस का। तो हम बात कर रहे थे इंटरेक्शन ऑफ लाइट एंड द मैटर। इंटरेक्शन, व्हाट इज द इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड मैटर? व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ लाइट एंड मैटर, we know first about the definition of light. What is light? So light, we are discussing about light. Light is an electromagnetic wave which oscillates in space, so having the lambda and the frequency f. लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो आपके पास ऑसिलेट करती है स्पेस में, हैविंग लैम्डा एंड द हैविंग द फ्रीक्वेंसी, सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड द सर्टेन वेवलेंथ. नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट टाइम नोन एज द फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ वेवलेंथ किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे से अगर गुजर गई, किसी भी स्पेसिफिक डिस्टेंस में से या किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट में से गुजर रही हैं, तो कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. किसी भी मैटर में से इंटरेक्ट हो रही है. डिस्टेंस बिटवीन द टू मैक्सिमा और द टू मिनिमास ऑफ द एम्पलीट्यूड नॉन एज द लैम्डा. यानी ये जो हमने इधर ग्राफ बनाया है, वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड, एक्स एक्सिस पे लेंथ ड्रॉ की, तो इसमें दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के दरमियान का फासला हमारे पास क्या कहलाता है, या हमारे पास जो है वेवलेंथ कहलाती है. इफ वी मल्टीप्लाई बोथ वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी, व्हाट वी गेट इज द स्पीड ऑफ वेव. जब हम फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें क्या हासिल होती है, स्पीड ऑफ वेव. और अगर हम लाइट को डिस्कस कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, ये c होगी, स्पीड ऑफ लाइट होगी. एंड व्हाट वी गेट इज द स्पीड ऑफ वेव. इन केस ऑफ लाइट इज c. यानी अगर लाइट को डिस्कस कर रहे हैं तो लाइट की स्पीड क्या है, c है. और c आपको पता है, c इज इक्वल टू frequency multiple of wavelength. C is equal to 3.0 multiplied by 10 to the power 8 meter per second, और सेंटीमीटर में ये 10 to the power 10 हो जाएगी. In fact, in 1671 Newton explains that when sunlight, अब ये क्या है, हिस्ट्री है, स्पेक्ट्रा की हिस्ट्री है कि पहली दफा स्पेक्ट्रा कैसे आया, किसने ये नाम स्पेक्ट्रा तजवीज़ किया. In fact, in 1671 Newton explained that when sunlight pass through the glass prism, जब ये प्रिज्म में से गुजरता है, मोनोक्रोमेटर में से गुजरता है, we get the rainbow like structure. हमें रेनबो लाइक स्ट्रक्चर हासिल होता है, रेनबो लाइक बैंड्स हासिल होते हैं, where the components of the lights are arranged according to wavelength and the certain frequencies. जो जहां आपके पास जो है डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट हैं, जो कि वेवलेंथ के डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट है, लाइट के डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट है, वो क्या होते हैं, लैम्डास में, यानी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ्स में और फ्रीक्वेंसीज में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं. न्यूटन ने कहा था दोबारा से. इनफैक्ट इन 1671 न्यूटन एक्सप्लेन दैट when sunlight passes through the glass prism, we get the rainbow like bands where the components of light are arranged according to wavelength and the certain frequency. Thus separate the electromagnetic wave into different constituents. तो न्यूटन ने क्या किया, 1671 में जो सनलाइट थी उसको डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट में क्या कर दिया, तकसीम कर दिया. डिफरेंट जो उसके कंपोनेंट्स थे उसमें क्या कर दिया, तकसीम कर दिया. Thus separate the electromagnetic wave into different constituents or the components in terms of lambdas and the frequency. यानी उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बेस पे उसने क्या कर दिया, उसको लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेपरेट आउट कर दिया. So if we separate the electromagnetic wave into different constituents, तो अगर हम भी ऐसा करें, if we separate electromagnetic wave into different constituents in terms of different wavelength and the frequencies, what we get a spectrum. तो हमें क्या हासिल होगा, स्पेक्ट्रम हासिल होगा. अगर हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो है वेवलेंथ्स की बेस पे या फ्रीक्वेंसी की बेस पे क्या करते हैं, तकसीम कर दें, उसको तोड़ दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो जो हमें एक तस्वीर जो हमें हासिल होगी, हम उसे क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे. सो इफ वी सेपरेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनटू डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी, बट वी गेट अ स्पेक्ट्रम. तो हम उसे क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे. एंड गेटिंग अ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रोस्कोपी. सिंपल कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में विद द हेल्प ऑफ लैम्डास एंड फ्रीक्वेंसी हम उसको तकसीम कर दें, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी को और उसकी वेवलेंथ को मद्देनजर रखते हुए डिफरेंट वेवलेंथ्स पे हम उसके हिस्सों को तकसीम करने में कामयाब हो जाएं, डिफरेंशिएट कर दें, तकसीम कर दें, तो हम इसी को क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास एक
पिक आई है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। एक तस्वीर, एक खाका जो हमारे पास आएगा, हम इसको क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। और इसी स्पेक्ट्रम को हासिल करने का अमल हमारे पास क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी begins in the 17th century. So getting the spectrum is known as the spectroscopy. So spectroscopy begins in the 17th century, and Newton was the first scientist who applied the word spectrum to describe the solar spectrum. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का आगाज जो था असल में वो 17वीं सदी से स्टार्ट हो गया था, 17th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था। और न्यूटन वो पहला साइंटिस्ट था जिसने पहली दफा वर्ड स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल किया फॉर द सेक ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम। सोलर स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ द मेनी डार्क लाइंस। इसमें डार्क लाइंस है तो ये क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगी। यानी जब भी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से कुछ पार्ट्स की एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो हमें डार्क बैंड्स नजर आते हैं, डार्क लाइंस नजर आती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी कह सकते हैं। सोलर स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ द मेनी डार्क लाइंस। सोलर स्पेक्ट्रम में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डार्क लाइंस। सो दीज डार्क लाइंस आर आल्सो कॉल्ड द फ्रॉनहोफर लाइंस, एंड दीज लाइंस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट एलिमेंट्स एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स। हाउ? तो उसने कहा सोलर स्पेक्ट्रम जो था वो कंसिस्ट करता था डिफरेंट डार्क बैंड से, डिफरेंट लाइंस पे, जो कि डार्क लाइंस थी, जिसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। तो वो असल में मिसिंग बैंड्स, ऐसे फ्रेगमेंट्स थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो सन से हासिल हुए, सोलर लाइट से, सनलाइट से हासिल हुए, जो कि मिसिंग थे। तो उन्हीं मिसिंग बैंड्स की मदद से हम एलिमेंट्स का अंदाजा लगा सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कैसे, देखते हैं। जैसे हमारे पास सोलर स्पेक्ट्रम है, ए टू के मैंने इसको क्या किया, डिवाइड किया है। एक स्पेक्ट्रम है जिसमें आपको डार्क लाइंस शो हो रही हैं। ये ए एक डार्क लाइन है, बी सी क्लोज स्पेस लाइंस हैं, ए स्मॉल ए एक और डार्क लाइन है, डी ये भी टू डार्क लाइंस हैं, ई है इसी तरह, बी सी एफ डी। अब ये कुछ कैपिटल लेटर्स हैं और कुछ स्मॉल लेटर। तो अगर इसको बनाना है आपने, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे आपने बनाना है। इन लाइंस में, ये लाइंस आपको डार्क लाइंस क्या बता रही हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम है लाइट का, इसमें ये जो सर्टेन वेवलेंथ है ये मिसिंग है। जैसे आप देख सकते हैं 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर तक ये अरेंज है, और इसमें जो डार्क लाइंस है ये आपको सोलर स्पेक्ट्रम में शो कर रही है कि ये जो स्पेसिफिक वेवलेंथ है यहाँ मिसिंग है। जैसे अगर हम डी लाइंस की बात करें तो ये तकरीबन बनता है आपके पास 580 नैनोमीटर। तो 580 नैनोमीटर की दो लाइंस मिसिंग है, यानी 580 नैनोमीटर का एक पूरा का पूरा रीजन जो है यहाँ से मिसिंग है, जिसको हमने डी लाइंस का नाम दे दिया। अब ये कैसे मिसिंग है इसको देखते हैं। यानी सोलर स्पेक्ट्रम जो है उसमें आपके पास मिसिंग जो है वेवलेंथ आ रही है, और वो कैसे आ रही है हम उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की भी मदद से देख सकते हैं। तो जब हमने किया फ्लेम टेस्ट, क्या किया, फ्लेम टेस्ट किया। फ्लेम टेस्ट हमने किया डिफरेंट एलिमेंट्स को लेकर, तो हमें इसका अंदाजा हुआ कि डिफरेंट जो आपके पास सर्टेन वेवलेंथ है वो एलिमेंट्स क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे सोडियम के केस में जब हमने फ्लेम टेस्ट किया तो हमें यह अंदाजा हुआ कि 580 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ थी उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया सोडियम ने, ठीक है। और आपके पास जो था ब्राइट येलो कलर इमिट हुआ, तो जो एब्जॉर्प्शन थी वो 580 नैनोमीटर पे किसने की, सोडियम ने की। तो 580 नैनोमीटर पे जब हमने देखा तो वही डी लाइंस बनती थी जो हमें सोलर स्पेक्ट्रम में नजर आई थी। यानी ये वही डी लाइंस हैं असल में। जब हमने इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाया सोडियम का, तो हमें जो स्पेक्ट्रा नजर आया ये वही डी लाइंस थी जो आपके पास सोलर स्पेक्ट्रम में थी। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि सोलर एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं आपके पास क्या मौजूद है, सोडियम मौजूद है। या तो सोलर स्पेक्ट्रम एटमॉस्फेयर में, सोलर एटमॉस्फेयर, या आपके पास जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसमें आपके पास सोडियम एग्जिस्ट करता है। क्योंकि जब लाइट आई सन से अर्थ तक तो कहीं ना कहीं दरमियान में
सोडियम का एलिमेंट मौजूद था, सोडियम एलिमेंट एटमॉस्फेयर में मौजूद था, जिसने किया क्या किया, सर्टन वेवलेंथ जो डी लाइंस थी, जो आपके पास 580 नैनोमीटर की जो वेव लेंथ थी, उनको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो इन्हीं वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की वजह से हमें क्या अंदाजा हुआ कि यहाँ क्या है, सर्टन एलिमेंट्स मौजूद हैं जो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें डार्क बैंड शो हो रहे हैं सोलर स्पेक्ट्रम में, और जो हम फ्लेम टेस्ट करते हैं उसमें भी हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क बैंड शो होते हैं। तो 580 नैनोमीटर डी लाइन एंड द 580 नैनोमीटर पे हमें फ्लेम टेस्ट में भी सेम डी लाइन शो हुई, जिससे हमें अंदाजा हुआ कि जब हमने सोडियम का यहाँ टेस्ट किया तो यहाँ भी हमें सेम वेवलेंथ जो है वो मिसिंग नजर आ रही है, जबकि सोलर स्पेक्ट्रम में भी हमें सेम जो थी वेवलेंथ थी वो मिसिंग नजर आ रही। तो कहने का मकसद ये है कि जो मिसिंग वेवलेंथ है, हमें उनका अंदाजा, उनसे हमें एलिमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, यानी जो मिसिंग वेवलेंथ है उनसे हमें जो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं जो एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं उनका अंदाजा हो सकता है। जैसे हमारे पास डिफरेंट लाइंस हैं, डिफरेंट डार्क बैंड्स हैं, तो ये डार्क बैंड्स असल में क्या है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है डिफरेंट एलिमेंट्स का जो कि एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्हीं डार्क बैंड्स की मदद से, इन्हीं सर्टन वेवलेंथ की मदद से हमें एलिमेंट का अंदाजा हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जब हमने सोडियम का निकाला फ्लेम टेस्ट के जरिए, फ्लेम टेस्ट में क्या होता है कि एक फ्लेम पर जो है, स्पेसिफिक फ्लेम पर सोडियम को या NaCl को हीट करते हैं, तो जो सोडियम जब एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो हमें डार्क नजर आएगी, बाकी का हिस्सा हमें क्या नजर आएगा, ब्राइट नजर आएगा। तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो हमें स्पेक्ट्रम आता है, डार्क स्पेक्ट्रम, और ये यहाँ है 580 नैनोमीटर। तो इसी तरह कॉपर है और डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन को शो करते हैं। तो यहाँ इसने 580 नैनोमीटर, तो ये डिफरेंट आपके पास डार्क बैंड्स हैं जो हमें सोलर स्पेक्ट्रम में हासिल हुआ है। असल में ये जो है डिफरेंट किस्म की फ्रिक्वेंसीज हैं, डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ्स हैं जो आपको मदद करती हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि हमें पता है फॉर द एब्जॉर्प्शन जो है, सोडियम जो है 580 नैनोमीटर पे क्या करता है, एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो यही इसकी स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन है, यही इसका जो है हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम एंड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, आज हमने सिर्फ थोड़ा सा स्पेक्ट्रम को समझा, सोलर स्पेक्ट्रम को समझा, और इसमें इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर समझा। असल में यही है इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, एटमॉस्फेयर में कोई भी मैटर मौजूद है उसके साथ इंटरेक्ट कर गई, सर्टन वेवलेंथ उस मैटर ने एब्जॉर्ब कर ली और सर्टन वेवलेंथ उस मैटर ने इमिट की। यानी जैसे एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना होता है ऐसे ही इमिशन का भी फिनोमिना होता है। तो जब एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना होगा तो हम उसको कहेंगे द स्पेक्ट्रम इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और जब इमिशन का यानी वो मैटर एब्जॉर्प्शन के बाद जाहिर सी बात है इमिट भी करेगा रेडिएशन, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद रेडिएशन को जब इमिट करेगा तो हम कहेंगे कि इमिशन का फिनोमिना हो गया है। जैसे हमारे पास सोडियम के केस में मैंने आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एब्जॉर्प्शन एंड द इमिशन स्पेक्ट्रा को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने इंटरेक्शन को डिस्कस किया है और डिफरेंट हमने टॉपिक्स जो थे हमारे उनको डिस्कस किया है, एब्जॉर्प्शन को डिस्कस किया, इमिशन को डिस्कस किया, थोड़ा बहुत स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया, हिस्ट्री को डिस्कस किया कि असल में स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री क्या है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अगले लेक्चर में हम जो है वो एब्जॉर्प्शन एंड द इमिशन स्पेक्ट्रा को डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ जो आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था, सोलर स्पेक्ट्रम था, उसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया, हिस्ट्री को डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।